बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और शो के आगाज़ में ही मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कोरोना वायरस की अबतर सूरत हाल, जो कि अब खतरनाक होती नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज़ के फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ कल हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत हाई कोर्ट के एक जज हैं जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं या नहीं, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। यानी एक ही दिन में 309 नए मरीज ऐड हो जाना, मेरे ख्याल से अब हम दोबारा से मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस पर लोगों का संजीदा रवैया देखने में नहीं आ रहा है। खैर, इसको हम प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। केसेस जो बढ़ रहे हैं, इस पर हुकूमती हिकमत अमली क्या है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ आज शहर की अहम खबरें भी हम शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे शहर के मसाइल जो हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा सके। आगाज़ कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा आज? जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और आज सुबह से ही सूरज की किरणें जो हैं वो निकलना शुरू हो गई थी। और इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवाएं 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, लेकिन हवाएं जो हैं वो खुश्क और सर्द होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासब की, तो सुबह के वक्त जो है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो स्मॉग भी जो है शहर में बरकरार है, बल्कि स्मॉग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। और आज भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 287 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन शहर में सुबह और शाम के वक्त जो है वो धुंध पड़ने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा। जी, तो जुनेद हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल बताई, साथ ही साथ स्मॉग की सूरत हाल भी जुनेद ने बताई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो 287 देखा गया है। तो एहतियात ज़रूर कीजिए, बाहर घर से जब भी निकलें अगर हम कोरोना SOPs को फॉलो कर लेंगे तो हम स्मॉग के असरात से भी बच सकते हैं। शहर की सूरत हाल पर नजर डालते हैं और चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। लीड स्टोरी हमारे पास है जी, कूड़े के ढेर और बढ़ गए, LWMC और पुलिस का तुर्क कंपनियों की वर्कशॉप पर धावा। यकसा तालीमी निज़ाम, 5वीं जमात तक 30 किताबें रियाजी इंग्लिश में होगी, 18 मज़ामीन उर्दू और 18 मज़ामीन इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। स्पेयर पार्ट्स महंगे, मतवसत तबके के लिए छोटी गाड़ी रखना भी दुश्वार। और रिवर रावी प्रोजेक्ट के पहले फेज में 939 अरब खर्च होंगे। जी तो नाज़रीन, ये हैं हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब, आप सारा दिन ड्यूटी करते हैं, कोरोना SOPs फॉलो करते हैं? कोशिश तो करते हैं। आपको पता है कि न्यूज़ रूम में जब जाएं, यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन इसलिए कि बोलना ज़ाहिर होता है, उसके अलावा न्यूज़ रूम में जाएंगे तो फौरी तौर पे वो आपको जो CCTV कैमरा है वो भी पकड़ लेगा और फौरी तौर पर 55 रुपये या 60 रुपये फाइन भी होगा। और बल्कि ये एक बेहतर बात यह है कि एंट्री पर ही आपको मास्क जो है वो मिल जाता है, अपना एम्प्लॉय कोड आप बताएं और आपको मास्क मिल जाता है, फिर भी ना जेबतन करें तो फिर ज्यादती है। बिल्कुल। तो अच्छा, CM साहब कल कोरोना वायरस का शिकार हुए और केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से हालत तशवीशनाक हमें नजर आ रही है। हालात इस तरह के हैं कि अब वाकई एहतियात ज्यादा करनी चाहिए। देखिए, अर्ली नवंबर में जब फर्स्ट वीक नवंबर का था तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से ये बढ़ता चला गया। दूसरी वेव को
बिल्कुल मैं ये कहने में हक बजानी हूँ कि हमने देखा है कि दूसरी वेव को संजीदा नहीं लिया गया। गो के उस हवाले से बड़ा प्रचार किया गया, बहुत ज़्यादा जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी मुतहरिक नज़र आई कि हर रोज़ SOPs के फॉलो ना करने पर फैशन आउटलेट्स को सील किया जा रहा है, फूड पॉइंट्स को सील किया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस पर जिस तरह से लोगों की जो पहली वेव थी जिसमें शहरियों का अपना किरदार था, वो फिलहाल मैंने नहीं वो देखा, क्योंकि बाजारों में चले जाएं आपको सूरत हाल वैसी की वैसी। और यही वजह है कि हम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, इस चीज को समझ नहीं रहे, तो केसेस हमें बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। खैर, पहली खबर की तरफ चलते हैं और खबर यह है जी, कूड़े के ढेर और बढ़ गए हैं। LWMC पुलिस का तुर्क कंपनियों की वर्कशॉप पर धावा, ये कल वाकया पेश आया था, आपको अपडेट भी किया था। गाड़ियों और मशीनों पर कब्जा कर लिया, सफाई खुद करने का ऐलान। यानी अब हालात ये हो गए हैं कि जी मशीनरी भी उठा ली गई थी, वर्कशॉप पर भी धावा बोल दिया गया। शहर में बार बार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर जगह गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। जी राव साहब, देखिए, बड़े अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं किए। ना तो आज तक ये कंपनी अपने आप को, अपनी जो वसाइल है खुद से उसमें कोई इजाफा कर सकी है, और ना ही करने की कोशिश की गई है। जो भी MD आया या CEO आया, उसने दास्ताने रकम की, मिस मैनेजमेंट की, उसने अपने तौर पर चलाने की कोशिश की, और उसका नतीजा आज आप देख लें कि कैपेसिटी बिल्डिंग कम अज़ कम ज़रूर होनी चाहिए थी इन 9 सालों में, कि किस तरह से मेगा सिटीज़ को साफ रखा जा सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब जो मामला है इस कदर ख़राब कर दिया गया है, सिर्फ 8 दिन इंतजार नहीं किया। ये तमाम अफसोस हो रहा है इस चीज पर भी कि पुलिस अफसरान और अमले को जदोकोब करती रही है, और मुलाजिमीन और वर्कशॉप पे। एक तरफ हम बात करते हैं कि पाक तुर्क दोस्ती जो है वो बड़ी आगे जा रही है, और जो तुर्क कंपनी है, हम जब भी बात करते हैं तो पाकिस्तानी तुर्की भाई भाई की बहुत ज्यादा बात होती है, भाईचारे की बहुत ज्यादा बात होती है। आलमी सतह पर आपका जो स्टांस है, आपके बयानिए को आलमी सतह पर हर तरह से तुर्की की अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलती है। लेकिन अब ये मामला लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए अब इस मामले को जो है वो आलमी जो कॉन्सुलेट और सफारती सतह पर फेंक दिया। अब देखिए क्या बनता है इस पे। लेकिन इस इकदाम से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मिलेगा कुछ नहीं, मासुआए सिपकी के। सिपकी आप होगी ना सिर्फ इंतजामिया की, बल्कि जो इंतजामिया का आपने जिक्र किया तो मेरे सामने खबर है कि चीफ हालत जस्टिस इनकी भी ये है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हालत ये है कि अच्छा भला टाउन हॉल में बेहतरीन जो रेनोवेट किया गया ऑफिस था उसको छोड़कर ये बाबू क्रेसी के चक्कर में इन्होंने शाहीन कॉम्प्लेक्स में उसका सिर्फ आप ये 9 सालों का, ये 7 सालों का सिर्फ उसका रेंट देख लें कितना है, तो आपको अंदाजा होगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सिर्फ किराए की मद में कितना पैसा खर्च किया है। उसके अलावा टाइयां लगाकर तो राव साहब इसी वजह से ये हालात है ना। खैर, अभी चीफ जस्टिस साहब ने इंतजामिया पर इजहार बरहमी किया है कि शहर की खूबसूरती का बेड़ा गर्क हो गया है। ग्रीन एरियाज वो कहते हैं जी खत्म हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, गैर कानूनी तामीरात की वजह से शहर का हुस्न गिना कर रह गया है। अब कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा है चीफ जस्टिस साहब ने, और जो इजहार बरहमी किया है। और इस पर मुझे याद आ रहा है जस्टिस साहब की मुदाखलत पर ही पहले माल रोड पर एक शुरू किया गया था कि कम से कम माल रोड का जो 1935 वाली सूरत हाल है उसको किया जाए, उसकी रिवाइवल के लिए काम किया जाए। वो जहीं उनकी अली अकबर कुरैशी साहब की रिटायरमेंट हुई उसके बाद से आज तक वो मामला भी खटाई में पड़ा है। तो इदारे अपना काम कर नहीं रहे, हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट है, ग्रीन बेल्ट्स आपकी इंक्रोच्ड हैं, आपके फुटपाथ, पैदल चलने के लिए आपके पास जगह नहीं है। तो पैदल चलने वाले को तो खैर छोड़ा ही ना हमने कि इस काबिल के वो पैदल चल सकें किसी जगह पर भी। जहां पर नई सड़कें जो बनी वहां पर तो फुटपाथ ही नहीं बनाए गए, जो फुटपाथ थे वो हमने इंक्रोच करवा दिए। और क्वींस रोड पर आप देख लें, माल रोड पर आप देख लें, फुटपाथों पर क्या सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात कि हाजी कैंप मुझे समझ नहीं आती कि 20 मरतबा वहाँ रिपोर्ट हो चुका है कि इंक्रोचमेंट की भरमार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब ये कौन सा ऐसा माफिया है। मुझे लगता है कि
जिस तरह से गवर्नमेंट की लाइन है, इसी तरह से जो सिविल इदारे हैं उनकी भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अच्छा, माफिया कह के हम इत्तेफाक करते हैं। अखबार में मुझे खबर ये नजर आती है कि गुलबर्ग मक्का कॉलोनी का इलाका, गुरुमांगट रोड में कूड़े के ढेर हैं, मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे ही है। पोश इलाकों का भी हमने जिक्र किया, ये उस्मान की खबर है। और इसके साथ साथ ही अगर मैं जिक्र करूं, आप ही की खबर है ये जी, सोना लाहौर रिंग रोड के देहात को सजाया जाएगा, निजी कंपनी से मुआहिदा होगा। ये सोना लाहौर की जब बात की जाती है तो ये कूड़ा क्या किसी को नजर नहीं आता कि इसको भी खत्म करना है, फिर सोने लाहौर की तरफ जाना है? कूड़े के लिए, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए आपने एक अलहदा से इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, कंपनी बनाई ताकि ये अपना काम करें। मुझे सिर्फ ये बता दें, इंतजामिया मौजूदा मसाइल से नजरें क्यों चुरा रही है? ये समझ से बाहर है। 12-13 अरब रुपए खर्च करके भी अगर आपकी सफाई नहीं होती तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। इसका मतलब है कि इनकॉम्पिटेंसी है आपकी। मेरे एक सवाल का जवाब दे राव साहब, मौजूदा मसाइल से नजरें हटाकर नए मुआहिदे किए जा रहे हैं, लाहौर को सोहना बनाया जा रहा है, ये मौजूदा मसाइल किसने हल करने हैं? इंतजामिया इससे क्यों नजरें चुरा रही है? जो कैंपेन है ये तो कमिश्नर लाहौर ने इसका इनिशिएटिव लिया है, और लाहौर का जो रिंग रोड है, कमिश्नर डीसी क्या शहर के जिम्मेदार नहीं है? एग्जैक्टली उनकी जिम्मेदारी है, इस पर उन्होंने गो हेड भी दिया है। लेकिन आगे जो आपकी जिसने एग्जीक्यूट करना है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी नहीं है जो होनी चाहिए थी 8 सालों में, उन्होंने नहीं की। जिसकी वजह से आज जिसकी वजह से आपका कोऑर्डिनेशन आप जो मर्जी तो हल किया सोना लाहौर कर लें, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर कर लें या दिलकश लाहौर कर लें, ये माजी के प्रोजेक्ट कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है अगर इंतजामिया इस पर मुतहरिक ही नहीं होगी? मौजूदा जो इसके जिम्मेदार हैं इदारे, LWMC, उनको बुलाकर एक टेबल पर बैठ के बात नहीं करेगी तो फिर आपके आगे के मुआहिदे जो आप लाहौर को सोना बना रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने तो रिसेंटली एक बैठक की और गो हेड दिया, तमाम इंतजामी कोई फायदा हुआ? जो सिविल इदारों की जो मुझे इसकी डिटेल ना बताएं, मुझे बता दें फायदा क्या हुआ? फिलहाल फायदा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने बैकलॉग बहुत ज्यादा छोड़ दिया है। अब जो लाहौर वेस्ट की जो आप बात कर रही हैं, वेस्ट के हवाले से लाहौर में 5,500 टन रोजाना पर जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है। अब मुझे बताएं कि अगर एक दिन आप नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब है अगले दिन आपको 11,000 टन उठाना है, तीसरे दिन आपको जो वेस्ट है वो तकरीबन 16,500 बनेगा। तो मुझे बताएं कि अगर 3 दिन आप वेस्ट को नहीं उठाएंगे तो उसके बाद फिर आपकी कैपेसिटी तो 5,500 की भी नहीं है। 5,500 में से भी आप बमुश्किल पूरा अगर जोर लगाएं, पूरी मशीनरी को मुतहरिक करें तो आपका बहुत ज्यादा अगर आप उठाएं तो 4,500 तक या 4,000 तक आप जाते हैं। 4,000 टन तक वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि आपने जो नई डंपिंग साइट्स बनानी थी, LWMC ने नहीं बनाई, कंपैक्टर्स की खरीदारी करनी थी, नहीं किए उसमें। और अगर आप इनके फंड्स देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि इतना बड़ा बजट सिर्फ सफाई का, और सफाई की सूरत हाल ये है, पोश इलाकों की ये सूरत हाल है। चलें आप देख लें शाहजमाल, शादमान, जहां पर जाएंगे आपको लारंस रोड, हर जगह पर कूड़ा करकट के ढेर नजर आएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको साथ अपना 2 साल पहले जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा था 17 या 18 में, तो उस वक्त मुझे याद है उस वक्त के लॉर्ड मेयर ने ये कैंपेन शुरू की थी कि कम से कम कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो इसका अल्टरनेट कोई ना कोई जो है वो सोचा जाए। लेकिन उसके बाद फिर 31 दिसंबर के बाद क्या होगा मुझे ये बता दें, जब ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगा? हो जाएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इस हरकत की वजह से पंजाब हुकूमत बाकायदा तुरक कॉन्ट्रैक्टर से माफी मांगेगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, तुरक कॉन्ट्रैक्टर्स को डीसी लाहौर ने ऑफर किया कि आपका अगर एक्सटेंड कर दें 1-2 माह के लिए, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इस तरह की नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम काम नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चन मार्क था। डीसी लाहौर कह रहे हैं, यानी जो अमीर शहर जिसको आप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप बिडिंग में हिस्सा लेंगे, वो बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए राव साहब यही वक्त है प्लानिंग करने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म अभी नहीं हुआ और खत्म हो जाता है, उसके बाद शहर के क्या हालात होंगे वो तो फिर समझ से बाहर ही नजर आ रहा है। कराची वाला हाल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। राव साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी यकसा निसाब की, जिसकी पहली हुकूमती पॉलिसी सामने आ गई है। इस यकसा निसाब की पॉलिसी के तहत क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को किस तरह से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तरजीहात क्या क्या होंगी, और क्या तमाम स्कूलों में सरकारी प्राइवेट इसका इंप्लीमेंट किया जा सकेगा या नहीं, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खबर आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। शायद इस पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत, यकसा निज़ाम तालीम की जो बात की जा रही थी, इसके हवाले से जी नई पॉलिसी 2020 के मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी अब प्री 1 से 5वीं जमात तक रियाजी इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। मजीद इसकी डिटेल्स क्या हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मुराद राज साहब मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपके वक्त के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये यकसा निज़ाम तालीम की पॉलिसी जो राइज की जा रही है, सबसे पहले ये बताइएगा ये है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस पे इम्प्लीमेंट कराना भी मेरे ख्याल से मुश्किल काम है, तो वो कैसे कराया जाएगा। पहले ये पॉलिसी है क्या, ये बताइएगा। देखिए जी, ये सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब ये है कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया और सबने उस फ्रेमवर्क के अंदर रहना है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि सब एक जैसी किताबें पढ़नी शुरू कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है। सही। वो सिलेबस होता है अगर सबकी किताबें एक जैसी हो जाए। एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि जिस तरह के एक सर्कल बना दें, सबने उस सर्कल के अंदर रहना है। आप 10 डिफरेंट किस्म की किताबें पढ़ा सकते हैं, मगर एज लॉन्ग एज वो उस सर्कल के अंदर हैं, वो अलाउड है पढ़ाना। वो जो है वो पीसीटीबी जो है वो अप्रूव करेगा किताबें सबकी। और इसको बनाने के लिए 46 लोगों की एक कमेटी थी जिसने किया, जिसमें प्राइवेट स्कूल भी थे, दीनी मदारस के भी थे, उलमा भी थे, सब लोग थे बीच में। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं हम करने जा रहे कि हमने किसी के साथ मुशावरत की। 2 साल से ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ है और इसको इम्प्लीमेंट करवाना, जिस तरह आपने बात की, कोई इशू नहीं, क्योंकि सब इस चीज का हिस्सा थे एंड एवरीबडी वाज पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करवाना इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग अ डील। सही। तो इस पे चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जाएगा मुराद राज साहब? जैसे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, खासतौर पे मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी प्राइवेट स्कूल्स का, जिनके हम जितनी मर्जी देख लें कि नई चीजें आ रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये मुश्किल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल जो है ना, मैं आपको बताऊं, अदर देन सम एलीट स्कूल्स, मेजॉरिटी स्कूल जो है वो गवर्नमेंट की किताबें पढ़ाते हैं, तो इसलिए उसमें बिल्कुल इशू नहीं होगा। सब समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स आप सिर्फ देखते हैं तो ग्रामर स्कूल या बीकन हाउस या सिटी या बस इधर तक ही आप लोग देखते हैं। मेजॉरिटी 70% जो प्राइवेट स्कूल है पंजाब के अंदर, वो 5,000 और उससे कम फीस वाला है और वो वही किताबें पढ़ाते हैं जो हम पढ़ाते हैं। मुराद राज साहब, ये बताइएगा कि इस पर एग्जीक्यूशन कब से शुरू हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका तो इंतखाबात में स्लोगन ये था यकसा निज़ाम तालीम, लेकिन आपको बहरहाल 27 माह लग गए इसको लॉन्च करते करते, और इस पर अब अमल दरामद के हवाले से क्या पॉलिसी है? क्या ये जो नेक्स्ट ईयर होगा, तालीमी साल होगा, उसमें ये एग्जीक्यूट हो सकेगा? जी इंशाल्लाह ताला हमारा तो यही है, हमारी कोशिश अभी यही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की वजह से स्कूल्स का निज़ाम इतना ऊपर नीचे हुआ है कि हमारी कोशिश यही है कि कमिंग ईयर 21 जब शुरू होता है इंशाल्लाह ताला 21-22, तो उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। और लेकिन एक मेरा सवाल है, आप तमाम तर चीजें जो मीडियम को भी चेंज करने जा रहे हैं, तो उसमें जो असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? उसके लिए तो हमने टीचर ट्रेनिंग पहले करवा दी थी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हर कोई ये जानना चाहता है कि स्कूल्स कब से खुलेंगे, क्योंकि केसेस भी हम देख रहे हैं मतवातर कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप हमेशा इस चीज की मुखालिफत करते नजर आए कि स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे हमें अभी भी उस तरह पार्क्स में, मॉल्स में नजर आ रहे हैं। तो मजीद इसमें क्या एक्सटेंशन की जा सकती है? देखिए, केसेस तो ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, मगर मेरी जब ये अभी 30 को जो मीटिंग होनी है, इसमें मैंने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना है इस पे कि अगर पार्क्स ना बंद किए गए और बच्चों का मॉल्स वगैरह में आना बंद ना किया गया, तो मैं तो स्कूल्स नहीं बंद करूंगा। तो ये इस तरह नहीं होगा कि आप एक जगह तो बच्चों को निकाल के दूसरी जगह। डॉक्टर साहब, आपका तो मौका बड़ा वाज़ेह रहा है पहले भी, लेकिन आपकी बात सुनी नहीं जाती, फैसला बनी गाला से होता है। इस दफा इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। पिछली दफा तो चले केसेस बहुत बढ़ गए थे, हमें बंद करना पड़ रहा था, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, मगर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, इस तरह बात बनेगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे। इस पर उन्होंने बता दिया कि किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, अभी मीटिंग होगी जिसके बाद, लेकिन खास तौर पर यकसा निज़ाम तालीम की हमने बात की है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। राव साहब, ये मुश्किल है इम्प्लीमेंट कराना? बिल्कुल इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट खड़ी रहती है अपने स्टांस पर, तो यकीनन ये वो काम होगा जो माजी में नहीं हुआ। यकसा तालीम का मतलब आपको देखिए, यही तो मंजन है जो प्राइवेट स्कूल्स भेजते हैं कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, और सरकारी स्कूल्स में अब
मुराद राज साहब से जब ये सवाल अब किया गया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता चला क्या जवाब दिया है, मुझे जल्दी से वो 2 सेकंड में उन्होंने जवाब दे दिया है। देखिए, इसके लिए आपको अपने असातिज़ा की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर खसूसी तवज्जो देनी है, क्योंकि हम जब इसकी मिसाल देख चुके हैं कि जब आप ऑनलाइन तालीम पर आए तो तब उसके नतीजे हमने देखे। और यकसा निज़ाम तालीम, अब मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कह दूं आपको कि जब तक अवामी नुमाइंदे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में नहीं भेजेंगे तब तक ये जो ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बहरहाल इस पर मनसूबाबंदी तो शुरू हुई है। ये इसको एक अच्छी चीज ये है कि कुछ होता तो नजर आया ना, इसको एक मुस्बत कदम कह सकते हैं यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, ये तो 100 डेज वाला काम था जो इन्होंने सब पुरानी बातें छोड़ दे, चले कुछ अच्छा हो रहा है तो चले जो इन्होंने 800 दिनों बाद मान लें अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो जल्दी नजर आ जाए इसके नतीजे भी। उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। आपकी गाड़ी कभी खराब हुई है? नहीं, ऐसा हो भी जाता है, कभी कभार हो भी जाती है खराब, ऐसे क्या। आप ध्यान से चलाइएगा क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो मजीद महंगे होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो महंगाई इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि अब छोटी गाड़ी रखना भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स मजीद महंगे हो गए हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, स्पेयर पार्ट्स महंगे, मतवसत तबके के लिए छोटी गाड़ी रखना भी अब दुश्वार हो गया है। और हैरानकुन बात यह है कि 100% कीमतों में इजाफा किया गया है। जी राव साहब। देखिए, कीमतों में इजाफा तो होगा चूंकि बहुत सारी ऐसी अशिया है जो आपको इंपोर्ट करना पड़ती हैं, और जब आपका डॉलर काबू में नहीं होगा, डॉलर अपना नॉट आउट होगा 160 पे, तो फिर इस तरह की सूरत हाल तो सामने आपके आएगी और ये बतदरीज बढ़ती जाएगी। क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस हवाले से मुख्तलिफ जो बातें, बल्कि ये भी सवाल अगर पूछें तो कहते हैं माजी की गवर्नमेंट की वजह से डॉलर जो है 160 रुपये पे गया है, तो अब क्या कर सकते हैं इनका। तो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और खासी डिटेल में शहजाद ने मेंशन किया हुआ है कि जो 2000 की चीज है वो आपको 4000 में, जो पिस्टन के अगर एक खराब हुआ है तो वो 2200 में, तो वो तमाम तर चीजें इसी तरह की हैं। स्पेयर पार्ट्स के हवाले से जो मुकामी तौर पर अशिया बनती हैं उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ है। जब हर चीज में इजाफा होगा तो फिर स्पेयर पार्ट्स वाले कैसे पीछे रह सकते हैं, उनको भी फिर जाहिर है इजाफा करना पड़ेगा। तो ये मार्केट का जो असूल भी है, क्योंकि ज्यादातर आपकी इसमें गाड़ियों की, मुझे तो ना आप स्पेयर पार्ट्स की बात कर रही हैं, महंगी, पेट्रोल महंगा, स्पेयर पार्ट्स की बात कर रही हैं। आपकी जो गाड़ियों की कीमतें हैं पिछले वही तो मैं कह रही हूं ना, गाड़ियां महंगी पहले। पिछले 18 माह में आप कीमतें देख लें, आसमान से बातें कर रही हैं। मतलब वो गाड़ी जिसको आप कॉम्प्रोमाइज के नाम पर चलाते हैं, सुजुकी गाड़ी को, कि मेहरान यानी सिक्योरिटी के हवाले से भी इतनी नहीं है, लेकिन वो 10 लाख रुपए की है, 9.5-10 लाख रुपए की गाड़ी है। आप अंदाजा लगाएं कि जब गाड़ियों की कीमतें इतनी बढ़ेंगी तो फिर स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो इस पर मुकामी तौर पे कोशिश तो ये वैसे होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की कि जो मुकामी तौर पर इंडस्ट्रीज हैं उनको कोई फैसिलिटेट करते, कोविड की वजह से उनको भी कोई रिलीफ देते, ताकि कम से कम जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जाती। लेकिन लगता नहीं है कि बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, लगता नहीं है कि ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि हर जानिब अगर आपको महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई नजर आ रही हो, ना सिर्फ खाने पीने वाली अशिया बल्कि ज़रूरत के इस्तेमाल के जितनी हमारा इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, वो हर चीज़ हमें महंगी होती नजर आ रही है। अल्टीमेटली कुव्वत खरीद खत्म होती चली जा रही है, लेकिन इसका हल निकालने वाला कोई नहीं है। और सभी लोग कह रहे हैं जब महंगाई हो रही है तो हम भी बहती गंगा में हाथ धोते चलें, हम क्यों पीछे रह जाएं। खैर राव साहब, महंगाई बहुत हो रही है, 5 लाख की जरूरत है। अब बिल्कुल 5 लाख किसको जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये 5 लाख मिल सकते हैं, लेकिन ये 5 लाख किस तरह से मिल सकते हैं ये हम जरूर आपको नाजरीन बताएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरे 5 लाख मिलेंगे राव साहब, पूरे 5 लाख। मैंने बैंक के साथ एक बात की कि कोई थोड़ा बहुत लोन मिल सकता है, तो उसकी तमाम अब आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और 5 लाख आपको तमाम तर शराइत को जब देखा तो हाथ झाड़ के वापस ही आना। लेकिन अभी आपको 5 लाख थोड़ी आसानी से मिल सकते हैं। वो किस तरह से, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको भी बताएंगे। राव साहब, अगर 5 लाख जीतने में कामयाब ना हुए तो शायद आप में से कोई हो जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
तो बैठे बिठाए थोड़ी सी मेहनत करके 5 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं, ये ऑफर सभी के लिए है। मैंने तो राव साहब से पूछा था कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 1.25 करोड़ शहरियों 1.25 करोड़ शहरी जो सुन रहे हैं, ये ऑफर सभी के लिए है कि अगर 5 लाख आपको चाहिए तो मीरा की पहले हम स्टेटमेंट दिखा देते हैं, वो क्या कह रही है। जी दिखाइएगा आयशा। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया है, आईफोन, और अगर किसी को भी मेरा फ़ोन मिले मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगी। वाह, 5 लाख रुपए इनाम और सिर्फ आईफोन ढूंढ के आपने देना है राव साहब। देखें उनसे क्या मोहब्बत का सिला मांगते हो अता जो कब्रों की खुदाई नहीं देते। आप क्या बात कर रही हैं कि मीरा से 5 लाख रुपए मीरा देगी 5 लाख? खुद उन्होंने कहा है, वुकला की है उन्होंने वुकला की फीस नहीं देती ना आपको 5 लाख और कैसे 5 लाख रुपया देना है मोबाइल। आपको पता है कि जो इनके वकील थे वो भी अदालत में चले गए कि हमें फीस नहीं दे रही। तो 5 लाख देखिए 5 लाख की ऑफर मुझे समझ नहीं आई, ये मैसेज कैसे रिकॉर्ड कराया अगर इनका फोन गुम गया तो। ये एब्सोल्युटली फेक है, खबरों में रहने के लिए एक बस इसको आप मीरा का, आपको पता है कि मीरा को हेडलाइंस में मीरा एवी तो नहीं आती, कोई ना कोई मोबाइल उसके पीछे होता है। ये यकीनन ये जैन मदनी का मशवरा होगा और जैन मदनी के अच्छा चलें छोड़ दें, अभी हम मीरा की स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो कोई उनका आईफोन ढूंढ के देगा वो उसको 5 लाख देंगी। लेट्स सपोज आपको फोन मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि मिलना नहीं, मिलना क्योंकि गुमा ही नहीं, गुमेगा तो मिलेगा ना। चलिए आप बस सपोज कर लें कि आपको फोन मिल जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ गुमेगा तो मिलेगा। आप जैन मदनी को दे देंगे कि खुद मीरा को फोन दे? मैं जैन मदनी को दूंगा। अवल तो गुमा नहीं है, अगर गुमा हुआ मिल जाए तो वो यकीनन जैन मदनी को देंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी मुज़ाहिका खेज लग रही है कि 5 लाख आपने किसी को देने, आप 5 लाख करने हैं और फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। वो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसमें होंगे, फिर कॉन्टैक्ट भी होंगे उसमें, तो काफी कुछ उसमें होगा जो जाहिर है बहुत परेशानी होती है मोबाइल फोन गुम होने की। जिनकी मालियत हो सकता है उस फोन से भी ज्यादा हो, वो मवाद भी हो सकता है बीच में, तो इसलिए थोड़ा वो 5 लाख रुपया उन्होंने कह दिया है कि लेकिन ये इन्होंने किस मोबाइल से, वैसे ये जो हो सकता है उनके पास एक और मोबाइल हो, मतलब जरूरी तो नहीं है कि एक ही मोबाइल हो। आईफोन ज्यादा कीमती होगा या ज्यादा उनके लिए जरूरी होगा जिसकी उन्होंने कीमत ही 5 लाख रख दी है। आईफोन वो कह रही है, यानी मेरा फोन। ये राज साहब का पॉइंट अच्छा है कि शायद वो मेरा फोन बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब आपने क्या तो मोबाइल ढूंढना है? खुद ही ढूंढ के तो मुझे सिर्फ ये बता दें मोबाइल ढूंढना है या नहीं, ताकि मैं किसी और को कहूं कि मोबाइल नहीं, बिल्कुल आप किसी और को ही कहें, ऐसा साडा काम नहीं। जी तो नाजरीन, राव साहब तो ये 5 लाख हासिल नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इस ऑफर से फायदा उठाना चाहते हैं तो मीरा का जो आईफोन ढूंढेगा उसको 5 लाख मिल जाएगा। गुमा होगा तो मिलेगा ना, किसी को गुमा ही नहीं है। राव साहब वो कह रही हैं तो गुमा ही होगा ना, वो तो बहुत कुछ कहती हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, ब्रेक लेंगे, दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ, इस हालिया इजाफे के आफ्टर शॉक्स जो हैं अब वो नजर आना शुरू हो गए हैं। अशिया खुरनोश तो महंगी होती हैं, जवाब ये कहा जाता है जी कि ट्रांसपोर्ट की मद में जब उन्हें अशिया खरीद कर लेकर आनी पड़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट पे उनके पैसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली चीजें महंगी करना पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जिनका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा होगा तो किराए तो वो बढ़ाएंगे ही। अब इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराऊंगी। नबील तारिक साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी गुड ट्रांसपोर्ट है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नबील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ और इसको जवाज बनाते हुए ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाए गए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मैडम, जब पेट्रोल डीजल इंक्रीज होगा तो यकीनी बात है फिर जो किराए हैं वो भी इंक्रीज होंगे ना। लेकिन एक जो फार्मूला इन्होंने पहले 1 मंथ पे था, अब 15 दिन पे कर दिया। अब 15 दिन में फ़र्ज़ करें 10 रुपये डीजल की प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक है जी, 15 दिन बाद कम। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह से उसकी 15 दिन में हम किराए ज़्यादा करते हैं, 15 दिन के बाद कम करेंगे, और जो जब किराए बढ़ते हैं, ठीक है जी, और चीज़ें महंगी होती हैं। जब डीजल के किराए हम किराए सस्ते करते हैं, डीजल कम होता है, लेकिन मार्केट में एज इट इज़ चीज़ें बिक्री होती हैं ना, तो इसका जो हमारा फ़र्क पड़ता है कम से कम लोकल में 2000 रुपये। अभी जो रिसेंट डीजल इंक्रीज़ हुआ है तकरीबन 2000, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ पे तकरीबन 5000 का फ़र्क पड़ता है जी।
तो वो यकीनी बात है कि कंज्यूमर पे आना है हमारा जो पहले, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं हमारे ऊपर, ठीक है जी। उसके अलावा फिर डीजल की वजह से हमें भी समझ नहीं आती कि 15 इनको कम से कम 4 माह के लिए, 6 माह नहीं, साल नहीं, तो कम से कम 4 माह के लिए इनको फिक्स करना चाहिए ताकि हर बंदे को पता हो कि मैंने 4 माह के लिए। अब ट्रांसपोर्टर्स ने तो किराए बढ़ा दिए, ये जब आस पैदा करके कि पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि किस वजह से किराए बढ़ चुके हैं। कोई बस स्टैंड पे आ रहा है, कहीं जाने के लिए आया, उसको तब पता चल रहा है कि किरायों में अच्छा खासा इजाफा हो गया है। लोगों का क्या कसूर है? और फिर इजाफा भी कोई कम नहीं किया जा रहा, अच्छा खासा इजाफा किया जा रहा है। आवाम को तो कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए जी, उसका फिर गवर्नमेंट ये करे कि अगर इस तरह के इश्यूज हैं, जो कमर्शियल व्हीकल है, जैसे इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जा रही है, फिर डीजल पे भी सब्सिडी दें आपने इसका मुतालबा किया, कहीं बैठ के बात करने की कोशिश की, हुकूमती ओहदेदारों तक अपनी ये बात पहुंचाई? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ना कोई किसी मिनिस्टर का पता चलता है, ना गवर्नमेंट का पता चलता है। हमारे देखिए स्टेक होल्डर है हम लोग, हमारे साथ बैठे, हम खुद चाहते हैं अवाम को रिलीफ मिले, हमें रिलीफ मिले, हम ट्रांसपोर्ट चला सकें। अरबों रुपए हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, हमारा एक हिस्सा है इस मुल्क में। लेकिन यह है कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। जब आप रियल स्टेट इंडस्ट्री को उठा रहे हैं, अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को क्यों नहीं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है ना। आपको नहीं लगता कि किराए बढ़ने से, क्योंकि आवाम तो ऑलरेडी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, तो कहीं ना कहीं लोग सफर अपना महदूद कर देंगे, आपकी मुश्किलात भी तो इससे बढ़ेंगी? देखें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। पहिया रुक नहीं सकता, तरसील रुक नहीं सकती, ठीक है, बाकी हर चीज रुक जाएगी। अब देखें, जब कोरोना हुआ तो ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती रही। हम उन हालात में, क्योंकि अगर हम रुक जाते तो पूरा मुल्क रुक जाना था। आपको खाने पीने की अशिया नहीं मिलनी थी, आपको मेडिसन, सब्जी, फ्रूट, अजनास, ये हर चीज रुक जानी थी। ये चीज रुक नहीं सकती। तो ये क्या पॉसिबल नहीं? चलें, ये तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये चीजें रुकने वाली नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप किराए कम करें या मुनासिब किराए करें? पेट्रोल की कीमत आगे नहीं पता कि मजीद इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर अवाम बेचारी कहाँ जाएगी? आपका मुतालिबा अपनी जगह, हुकूमत कुछ सोचे समझे बगैर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दे, अवाम किधर जाए? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो अदारे हैं हमारे साथ बैठे हैं, स्टेक होल्डर के साथ बैठे हैं, इस महंगाई को देखें, अवाम को देखें, वहाँ बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इनको सब्सिडी देनी चाहिए कमर्शियल व्हीकल के ऊपर ना। मुतल्लिका लोगों को आपके साथ बैठ के बात की जाए ताकि इस मसले का फौरी तौर पर कोई हल निकाला जाए। जी, मैं आपके तवज्जुह से मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर देखें, कम से कम चलें जी। कमर्शियल को तो आप 3 माह 4 माह के लिए फिक्स कर दें, लोगों को पता हो कि यार ये जवाब नहीं बनेगा कि जी डीजल इंक्रीज होने से अगर फर्ज करें 1 रुपए केजी का फर्क पड़ता है तो वो 5 रुपए केजी लोग इंक्रीज करते हैं। ये भी हमारे साथ बैठे कि भाई ये आपकी वजह है या क्या वजह है ना। लेकिन वहां पे कोई बंदा बैठेगा नहीं, हमसे बात नहीं करेगा, आगे जो मार्केट में जो महंगाई है उस पर गौर नहीं करेगा, तो ये सिस्टम, ये मसला कैसे हल होगा? अच्छा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं गुड ट्रांसपोर्टर्स के, मुझे ये बताइएगा, एक माफिया भी है जो कि सरगर्म हो जाता है और इस महंगाई में अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देता है, तो उसके सदेबाब के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी है, फिर उस पर माफिया मुतहरिक होकर अगर किराए मजीद बढ़ा दे, उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है? देखिए जी, मैं क्लियर बोलूंगा कि हमारा जब इंक्रीज होता है इतना ज्यादा नहीं होता, जो कि मार्केट में उसको 2-3 गुना ज्यादा करके वसूल किया जाता है। लेकिन जब कम होता है, मैं नहीं समझता कि कोई चीज को कम किया जाता। सही। हमने यानी कि 20-20 रुपए अपना किराया कम किया है, ठीक है जी। यानी कि फर्ज करें 10,000 रुपए कम, 20 रुपए डीजल हुआ, हमने 10-10 हज़ार रुपए, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए कम किया है। लेकिन उसका मैंने देखा है कि अगर आप दूध की ले लें जो पैकिंग में आ रहा है, 1 रुपया कम नहीं होता। जब इंक्रीज होता है तो उसी वक्त सबसे ज्यादा हो ठीक है, अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है, आप किराए कम कर देते हैं, लेकिन क्या तमाम ट्रांसपोर्टर्स इस पर अमल दरामद करते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर माफिया का नाम देकर छोड़ दिया जाता है कि एक खुसूसी तौर पर जब भी कभी कोई त्यौहार आता है किराए खुद मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। इन चीजों पर भी गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलें, वो तो आपका मुतालिबा ठीक है, पेट्रोल बढ़ा तो किराए बढ़ गए, लेकिन उस माफिया को कौन देखेगा? उसका सदेबाब कौन करेगा? देखिए, वो कुछ हमारे 2 है हिस्से है ना, एक गुड्स का है, एक पब्लिक का। पब्लिक को मैं नहीं देख रहा जी, ठीक है, मेरा गुड्स के हवाले से है कि गुड्स में ऐसा नहीं है। गुड्स में जो
किराए जिस निस्बत से डीजल प्राइस इंक्रीज़ हो रही है परसेंटेज से, उसी परसेंटेज से हमारे किराए इंक्रीज़ होते हैं। अगर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं उसी होता है। और हाँ, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपको पता है वो एक चीज़ इसमें अलग से आ जाती है कि डिमांड सप्लाई के ऊपर कोई मार्केट ऊपर कभी नीचे जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए फिक्स हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, यानी कि फिक्स नहीं होते हमारे किराए ना, डिमांड सप्लाई का भी आता है। और दूसरा डीजल टैक्सेस, बाकी चीज़ें जो टोल प्लाजा वसूल किए जाते हैं, ये देखें ये सारी चीज़ें आके आवाम के ऊपर ही, कंज्यूमर के ऊपर ही जानी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है और अल्टीमेटली उसका हम असर देख रहे हैं, कंज्यूमर के ऊपर जा भी रहा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए जी, मैसेज यही है कि मेरी गुजारिश है कि कम से कम जी कमर्शियल व्हीकल के लिए 4 माह के लिए डीजल की प्राइस को ऐसी कर दी जाए, हमारे साथ बैठा जाए, तमाम स्टेक होल्डर को बिठाया जाए, इस इंडस्ट्री को भी उठाया जाए, इस इंडस्ट्री को फोकस किया जाए। जो डीजल का इशू है वो भी हमारे साथ बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट बैठे और वहाँ पर हमें सब्सिडी दे ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम के मसाइल हल हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये तो बात थी गुड ट्रांसपोर्ट के जो किराए बढ़े हैं उसके असरात किस तरह से आवाम पर पड़ रहे हैं। अब आवाम जो कि इतनी परेशान है, जब कभी कोई सस्ती तफरीह के लिए लोग अपने बच्चों के हमरा उनकी पसंदीदा जगह पर जाएं और वहां पर भी आपको महंगाई नजर आए, और महंगाई भी कुछ थोड़ी नहीं बल्कि 100% इजाफा किया जा रहा है सिर्फ एंट्रेंस की जो फीस है उस पर। ये कौन सी जगह है और किस तरह से आवाम से सस्ती सहूलत छीनी जा रही है, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। महंगाई और सिर्फ महंगाई, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, इस पर हमने बात की। लेकिन अब प्रोग्राम के इस हिस्से में, जैसा कि मैंने जाने से पहले ब्रेक से कहा था कि सस्ती तफरी, लोग अपने बच्चों के हमरा जाते हैं तफरीगाह चिड़ियाघर, जहां पर उनके बच्चों को सस्ती तफरी मैसर आ जाती है। लेकिन ये सस्ती तफरीही सहूलियात भी अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी एंटर जो होने की फीस है उसमें 100% इजाफा किया जा रहा है। अब ये सस्ती तफरी किस तरह से रह जाएगी? जहां 40 रुपए का टिकट था वहां अब 80 रुपए का खरीदना पड़ेगा। किस तरह से लोग ये चीजें मैनेज करेंगे? क्यों ये महंगाई हो रही है? कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? और फिर इतनी महंगी टिकट होने की वजह से चिड़ियाघर में हम अक्सर इवेंट्स के मौके पर आपको बताते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो लोग यहां पर आए हैं और इतने पैसे जो है चिड़ियाघर इकट्ठे कर सका है। फिर ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? फिलहाल क्या सिचुएशन है? नए साल से इजाफा किया जा रहा है कीमतों में, क्यों किया जा रहा है? इसके पसे पर्दा क्या मुहरकात हैं? और अगर इजाफा किया जा रहा है तो कुछ सहूलियात में बेहतरी लाई जाएगी या नहीं? इस पर हम बात कर लेते हैं। सादिया खान इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी वालेकुम सलाम अन्ना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सादिया, ये सस्ती तफरी थी और हम अक्सर आपको देखते थे कि आप चिड़ियाघर से हमें रिपोर्ट करती रहती थी कि यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी फैमिली के हमरा आते हैं, जानवर देख के खुश होते हैं, अपने पसंदीदा जानवर देखने में आते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, अब तो ये सस्ती तफरी मुझे लग रहा है आवाम से दूर होती जाएगी, क्योंकि कीमतों में इजाफा और थोड़ा बहुत भी नहीं बल्कि 100% इजाफा किया जा रहा है। अनम, महंगाई का ऊंट किस करवट बैठेगा? अवाम इस पर परेशान है, हुकूमत के पास इसका कोई लाहे अमल नहीं है, अदारे जो हैं वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की तो ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड अदारा है, हुकूमत ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी है। आप सिर्फ लाहौर की बात करें, लाहौर में 3 चिड़ियाघर हैं। लाहौर ज़ू सफारी देखें, उसकी हालत देखें, आपको तरस आएगा जानवरों पर, इंतज़ामिया पर, कि वहाँ उनके पास फ़ंड ही नहीं है कि वो अपने जानवरों की देखभाल कर सकें या अपने दीगर जो अमूर हैं उनको चला सके। आप जल्लो चले जाएं, जल्लो ज़ू सफारी में जानवर हैं, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के हवाले से, बजट के हवाले से बात करें तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाहौर ज़ू जो है वो सेंटर लाहौर में है, इस वजह से यहाँ पर शहरियों का रश रहता है यहाँ। और ये अदारा जो है अपनी मदद आपके तहत चलाया जाता है, ये अपने फ़ंड खुद जमा करते हैं, जिसकी बेस पर तमाम अखराजात जो हैं वो अफोर्ड किए जाते हैं। हमने ये देखा है कि कोरोना की वजह से जहाँ पर दीगर अमूर हमारे ख़राब हुए हैं, वहीं पर अदारों के अमूर भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए हैं। कोरोना की वजह से हमने देखा है कि चिड़ियाघर बंद रहा, विजिटर नहीं आ रहे थे। अभी भी कोरोना की दूसरी लहर है, विजिटर की तादाद कम है। इंतज़ामिया को जो इंतज़ामी अमूर हैं या जानवरों की देखभाल को करने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो इसके लिए उन्होंने इससे पहले
अपने डिपार्टमेंट को भी लिखा, उसके साथ साथ हुकूमत को भी तजावीज़ भेजी हैं कि फ़ंड रिलीज़ किए जाएं ताकि जो जानवर हैं इनकी देखभाल के लिए और दीगर जो अदारों की मैनेजमेंट है उनके लिए काम किया जा सके। तो फर्दर जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी इससे पहले भी हमने देखा है कि वाइल्ड लाइफ की जानिब से ये एक प्रपोजल दिया गया था कि तफरीह गाह में टिकट जो है उसमें इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम पिछले साल की बात करें, एक तजावीज़ जो है वो भेजी गई थी कि लाहौर ज़ू सफारी, लाहौर चिड़ियाघर और जलो ज़ू सफारी समेत पंजाब की जो दीगर पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, वहाँ पर टिकट जो है वो यकसा की जाए और उसके साथ साथ उनमें इजाफा भी किया जाए। आज फिर जो है एक तजवीज़ जो है वो भेजी गई है जिसमें कहा यह गया है कि 100% इजाफा जो है तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क से टिकट में किया जाना चाहिए ताकि जो माली मुश्किलात का सामना है इन अदारों को वो ये अपनी मदद आपके तहत अच्छा सादिया, जो है वो मेरा पूरा कर सवाल सके। ये है कि माली मुश्किलात दूर करने के लिए आप 100% इजाफा तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर सहूलियात के लिए क्या कोई प्लान किया जा रहा है कि अगर टिकट बढ़ाई जा रही है तो यहाँ पर जो विजिटर आए, बच्चे आए, उनके लिए सहूलियात भी कुछ अच्छी की जा सके? क्योंकि काफी अरसे से चिड़ियाघर में हम देख रहे हैं कि हालात इस तरह के नहीं हैं कि आने वालों के लिए कोई सहूलियात भी यहाँ पर नजर आए। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ चिड़ियाघर आना है तो सबसे पहले तो आपको पार्किंग की फीस देनी होगी, फिर आपको एंट्री की फीस देनी होगी। अभी इन्होंने जो सांप घर है उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया है और उसके में अगर आपने जाना है और सांप देखने हैं तो उसके लिए भी आपको 30 रुपए की टिकट पर हेड देनी होगी। सहूलियत की बात करें तो सहूलियत को तो ये इसी तर्ज पे लेते हैं कि जानवरों की खरीद की जाएगी, ज्यादा जानवर खरीदे जाएंगे, लेकिन प्रपोजल जो 2 से 3 साल पहले भेजे गए थे उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत ने इनको फंड रिलीज नहीं किए हैं, जिसकी वजह से ना तो हाथी आ सका, ना जो दीगर जानवर जिनके पेड़ मुकम्मल करने थे ना वो आ सके। और अभी भी जो है सहूलियत का फुकदान इस तरह से है कि जो एक बड़ी यहाँ पर कैंटीन थी वो कोरोना के दौरान बंद हुई है, तो जो कैंटीन का मालिक है उसने वो कैंटीन नहीं खोली और उसने कहा यह है कि कोरोना के दौरान उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कैंटीन बंद होने की वजह से, और 3 साल का जो उन्होंने ठेका लिया वो तकरीबन 7 करोड़ बनता है और अदारे की जानिब से, महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से, चिड़ियाघर की जानिब से जो है उसको किसी किस्म का रिलीज नहीं दिया जा रहा। सादिया, मुझे सिर्फ बताएं, नए साल से अगर टिकट की मद में पैसे बढ़ा देते हैं, 100% इजाफा कर देते हैं, तो आने वाले पहले पार्किंग फीस देंगे, फिर महंगी टिकट खरीदेंगे, फिर अगर अंदर आते हैं तो अंदर उनके लिए कोई सहूलत नहीं, कैंटीन से भी उनको महंगी चीजें मिलेंगी और इसके साथ साथ कोई जानवर नया यहाँ लाने का प्लान नहीं किया जा रहा। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पर तो लोग आने ही छोड़ देंगे? फिर अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप अपना पर्सनल विजिट रखें, आपको 30 रुपए पार्किंग की टिकट देनी है, 40 रुपए आपको दाखिले की टिकट देनी है चिड़ियाघर में, उसके बाद सांप घर के लिए आपको 30 रुपए की टिकट देनी है। अगर आपकी टिकट 40 से बढ़कर 100 रुपए होगी तो आपको सिर्फ जू में आने का जो विजिट करने का खर्चा पड़ेगा वो तकरीबन 150 से 200 पड़ेगा। उसके साथ साथ सहूलियत की बात करें तो कोई नया जानवर नहीं खरीदा गया, इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, बस ये है कि यहाँ पर जानवर है, लोग आते हैं और देख के निकल जाते हैं। तो अगर हम इंतजामिया की बात करें, चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दीगर अदारे जो हैं वो बदहाली का शिकार इस वजह से हुए कि वहाँ भी टिकटिंग का इशू था। अभी जू सफारी की आप बात करें तो वहाँ पर विजिट की तादाद इंतहाई कम है। अगर आप वहाँ जाएं और जानवरों की सूरत हाल देखें तो वो इंतहाई पैथेटिक है और वहाँ पर 10 रुपए जो है वो बच्चे की टिकट है और बड़े की टिकट जो है वो 20 रुपए है, जिसको बढ़ाकर कहा यह जा रहा है कि बच्चे की टिकट 50 रुपए और बड़े की टिकट 100 रुपए की जाए ताकि जू सफारी के जो इंतजामात हैं वो सेल्फ क्रेडिट हो सके, उससे बिजनेस आ सके और उनके इंतजामात जो हैं वो चलाए जा सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक मुश्किल जो महकमा वाइल्ड लाइफ को फेस करनी पड़ रही है वो प्रेशर है, क्योंकि बहुत सी एनजीओ की जानिब से और बहुत सी जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से एक कैंपेन चलाई गई है सोशल मीडिया पर, जिस पे कहा यह जा रहा है कि तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क्स जो हैं उनको बंद किया जाना चाहिए और जानवरों को इनके नेचुरल हैबिटेट जो है वो दिए जाने चाहिए। मौसम जैसे ही तब्दील होता है तो इन जानवरों के रहन सहन तब्दील हो जाते हैं, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से ना तो इनको वो खुराक मिल सकती है ना उनको इस तरह का रहन सहन दिया जा सकता है। आपने बात की तो मुझे ये बताइएगा, सर्दी की शिद्दत में अब हम देख रहे हैं इजाफा होता चला जा रहा है, तो लाहौर जू में जानवरों को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? अगर आप वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात करें तो वहां पर ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि सीजनल फूड इनको मुहैया की जानी चाहिए, इनके नेचुरल हैबिटेट जो हैं वो तब्दील होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने यहाँ पर एक पिंजरे में अगर जानवर रखा है तो उसको मौसम की संगीनी से कैसे बचाना है इसके हवाले से भी बताया गया है। लेकिन हमने ये देखा है गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बहार हो, खज़ां हो,
इनके रहन सहन में कुछ खास तब्दीली नहीं आती। चिड़ियाघर की जानिब से कहा तो ये जाता है कि इनको विटामिन दिए जाते हैं, इनको ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, इनको फल दिए जाते हैं, इसके साथ साथ दीगर चीजें भी इनको दी जाती हैं, लेकिन हमने अमली तौर पर कभी नहीं देखा, क्योंकि हमने यही देखा है कि सही अमली तौर पर इसके लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। सादिया खान चिड़ियाघर से हमारे साथ मौजूद थी। सादिया, थैंक यू, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। यानी अगर अब आपने नए साल से अपने बच्चों के साथ चिड़ियाघर का रुख करना है तो जिस तरह से सादिया ने बताया है, पार्किंग से लेकर फिर अगर अंदर आपको सांप घर जाना है, आपने टिकट खरीदनी है, इसके लिए पर पर्सन पर बच्चा कम से कम आपको 100-150 रुपए अपने पास रखने हैं। सस्ती तफरी आवाम से मुकम्मल तौर पर छीनी जा रही है। आवाम जाएं तो कहां जाएं, कहां पर? बहुत बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह होती थी ये जानवर देखने के लिए, हमने जू जाना है, लेकिन अब जू बच्चे किस तरह से जाएंगे जब कीमतें बढ़ा दी गई हैं? जब अगर आप जू के अंदर दाखिल हो गए हैं तो आपको सांप घर विजिट करना है तो आपको अलहदा से पैसे पे करने पड़ेंगे। ये चीजें मुश्किलात का सबब बनती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले इतनी सारी महंगाई डिस्कस तो हमने कर ली है, अब आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। जी, तो सेल्स कहां कहां लगी हैं, कहां आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। पहला ब्रांड है हमारे पास जे डॉट। यहां पर अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% यहां पर ऑफ है। लेयर क्लब अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ से आप फायदा उठा सकते हैं। रॉयल टैग अप टू 60% यहां ऑफ है। नेक्स्ट है जी गुल अहमद। अगर आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर अप टू 50% ऑफ है। जी, सेल्स कहां कहां लगी हैं, आप पैसे किस तरह से बचा सकते हैं, ये तो आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आज के भाव क्या हैं। नबील है इस वक्त मार्केट में मौजूद। नबील, बताइए सब्जियों की कीमतें आज क्या हैं? जी, अगर बात की जाए आज के सरकारी निर्खनामे की, तो आज भी सूरत हाल गुज़श्ता दिनों की जैसे ही है। जैसा कि पिछले दिनों में होता रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो सरकारी निर्खनामे जारी किए जाते रहे हैं उन पर अशिया दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लाहौरियों को सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। सबसे ज़्यादा पिछले दिनों में अदरक ने जो है अदरक की कीमतों में जो इजाफा है उसकी वजह से लाहौरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन अब अदरक की कीमत में काफ़ी कमी है, क्योंकि पहले सिर्फ थाईलैंड की अदरक मंडी में दस्तयाब थी, लेकिन अब चाइना से भी अदरक आना शुरू हो गया है। और चाइना से जो अदरक लाहौर की मार्केटों में दस्तयाब है उसकी वजह से थाईलैंड की अदरक में 100 रुपये से ज़्यादा कमी देखने में आई है। और अब जो थाईलैंड की अदरक है वो 550 रुपये उसका सरकारी रेट है, जबकि जो चाइना की अदरक है वो अभी भी थाईलैंड की अदरक से महंगी है। तो लाहौरियों का यही कहना है कि अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। फाइनली कहीं ना कहीं हमें अशिया की कीमतों में कुछ कमी भी नजर आई है। थैंक यू सो मच नबील, हमारे साथ मौजूद थे। मीट रेट्स में आपको बताऊंगी। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले बीफ पर केजी आपको मिलेगा यहाँ से 450 रुपए किलो में। बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 565 रुपए किलो। मटन पर केजी आपको मिलेगा 1150 रुपए में। मटन मिन्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है जी 1390 रुपए। अब आ जाएं जी चिकन रेट्स क्या हैं, और फाइनली कीमतें हमें कमी की तरफ जाती नजर आ रही हैं। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 196 रुपए किलो में मार्केट में दस्तयाब है। इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 284 रुपए में। और अब शामिल करते हैं एग रेट्स और बढ़ते हैं जी सबसे पहले रिटेल प्राइस की जानिब। 200 रुपए दर्जन में आप अंडे खरीद सकें। और अगर आप बचत करना जा रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा होलसेल से खरीदारी करने के लिए, और यहाँ पर 2 रुपए कमी के साथ 198 रुपए दर्जन में अंडे अवेलेबल हैं। गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो 199 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो थे हमारे पास रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। ये सरकारी रेट हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें खरीद सकते हैं। कम से कम अगर सरकारी रेट पर अमल नहीं हो रहा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सरकारी रेट ये हैं। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट और जान लेते हैं माल का हाल।
एक नजर डालते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं। जी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज को, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई चोट लग जाती है आप उसका इलाज कराते हैं, आप रेस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए परफेक्ट इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने दोबारा से फील्ड में जाना है, खेलना है, और अगर सही से इलाज नहीं हो सकेगा तो मुश्किल भी हो सकती है। तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं किस तरह से डिफरेंट है दूसरी इंजरी से, और इसके लिए इलाज क्या मुख्तलिफ है, और किस तरह से 100% नताइज हासिल किए जा सकते हैं, और अगर थोड़ी सी भी गफलत हो, कोताही हो जाए तो उसका नतीजा क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। सेक्रेटरी मेडिकल कमीशन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन डॉक्टर असद अब्बास शाह ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताएगा ये स्पोर्ट्स इंजरी क्या है, बाकी दूसरी जो चोट आमतौर पर लग जाती है उससे कितनी मुख्तलिफ है? देखें जी, स्पोर्ट्स इंजरीज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि आम इंजरीज जो हैं जिसमें रोज़मर्रा की इंजरीज में आपके फ्रैक्चर्स होते हैं या डिसलोकेशंस होती हैं, जो मस्कुलर इंजरीज हैं या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, दीज आर ट्रू स्पोर्ट्स इंजरीज। सही। उसमें ये होता है कि प्लेयर अगर इंजर्ड हो गया तो वो 3-4 महीने के लिए भी बाहर जा सकता है। अच्छा। और अगर टेंडन की इंजरी होगी तो हो सकता है 1 साल के लिए अंदर बाहर हो जाए। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम प्लेयर को एक स्पोर्ट्स कार की तरह ट्रीट करते हैं कि वो फौरी तौर पे ट्रैक से उतरती है और उसी वक्त उसको रिपेयर करके हमने दोबारा ट्रैक पे चढ़ना। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ चूंकि फैसिलिटीज़ आपको पता है कि पाकिस्तान में हर लिहाज से हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट जो मियो हॉस्पिटल में भी चल रहा है, वहाँ पे भी, और वैसे भी जो हमने प्राइवेट सेटअप्स में भी बनाए हुए हैं क्लिनिक्स, उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनकी डायग्नोसिस भी हो, उनकी ट्रीटमेंट भी हो, उनकी रिहेबिलिटेशन भी हो। क्योंकि यहाँ पे जो आम इंजरीज हैं उनकी ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप रिटर्न टू प्ले जो क्राइटेरिया है उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें हमने प्लेयर को 100 मीटर स्प्रिंट पे दौड़ाना भी है, उसको हॉकी फील्ड में दौड़ाना है, अगर वो बॉलर है, फास्ट बॉलर है तो उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स उसको रन अप के लिए भी जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको प्लेयर्स की जो मसल्स की एंड्योरेंस है और उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, उन दोनों को मेंटेन करना, यानी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, फर्स्ट रिएक्शन, वो जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, ग्राउंड में अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, कोई इंजरी हो जाती है तो वो क्या होना चाहिए, और अगर इन केस आपकी फर्स्ट एड ही ठीक नहीं रहती तो उसके नुकसान क्या होते हैं? देखिए, आम कंसेप्ट ये था कि कोई आपको ब्लंट ट्रॉमा होता है, कहीं पे आपको चोट लगती है तो सेक करते थे पहले। सही। अब इट इज टोटली इनवर्स ऑफ दैट, आप इसको अब आइसिंग करते हैं। सही। तो एक फार्मूला इसके लिए यूनिवर्सल बना है फॉर एक्यूट इंजरीज। आपको इंजरी हुई उसी वक्त, आपके घर में भी अगर कोई इंजरी हो जाती है, पाँव मुड़ जाता है कहीं, आप तो कट इंजरी के अलावा जितनी भी इंजरीज हैं उनमें आप राइस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आर फॉर रेस्ट, रेस्ट दे देंगे, आई फॉर आइसिंग करेंगे, सी फॉर कंप्रेशन बैंडेज करेंगे उसके ऊपर, एंड ई फॉर एलिवेशन। उस पार्ट को अगर बाजू पे लगी तो आर्म स्लिंग डाल दें, एलिवेटेड हो जाएगा। अगर पाँव पे चोट लगी है तो उसको सामने किसी टेबल पे रखें या उसका लेवल ऊंचा कर दें, वो ग्रेविटी की वजह से आपकी स्वेलिंग कम होगी। मेन मकसद इसका ये होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसको हैम्पर करता है, उसको स्लो डाउन करता है। तो हम उसको पहले देखते हैं, फिर उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए। रेडियोलॉजिकल आप डायग्नोसिस करते हैं, फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, एक्सरेज हैं, एमआरआईज हैं, मुख्तलिफ किस्म की मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं। आजकल अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस आ गए हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, उससे हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज को देखते हैं, तो उसका डायग्नोसिस करके फिर उसकी ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं। सही। मुझे ये बताइएगा, आप ज़्यादा देर हॉकी के साथ मुंसलिक रहे हैं, किस किस्म की इंजरी होती है, फिर उसके इलाज के लिए कितना वक्त दरकार होता है? देखें, डिपेंड्स कि किस किस्म की आपको, देखें इनएविटेबल इंजरीज होती हैं, बॉल लगी, स्टिक लगी, कट आ गया, फ्रैक्चर हो गया, ये तो आप रोक नहीं सकते। रोकने वाली जो चीज़ें हैं वो मस्कुलर इंजरीज हैं या टेंडन की इंजरीज हैं,
मोस्टली नी इंजरीज होती हैं हमारे स्पोर्ट्समैन को, और ये बहुत स्वेयर भी है, बहुत severe ये है। क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ हम देखते हैं कि आपका इलाज हो भी रहा है तो वो दर्द आपको दोबारा से होना शुरू। देखिए हमारे यहाँ अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि पानी कितना पीना है, कब पीना है और किस मिकदार में पीना है। हाइड्रेशन का नहीं पता, वार्म अप का नहीं पता, वार्म अप एक्सरसाइजेज का नहीं पता। तो प्लेयर्स के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जो हॉकी के प्लेयर्स की इंजरीज की बात कर रही थी आप, उसमें मस्कुलर इंजरीज बहुत होती हैं, यानी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन आ जाते हैं, ग्रॉइन की इंजरी, पट्ठों की तकलीफें हो जाती हैं, पट्ठे चढ़ जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। इसी तरह जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें अगेन नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स और एंकल की ज़्यादा आती हैं, पाँव मुड़ने, क्योंकि ऑस्टियोट्रफ पे आपको पता है वाटरी सर्विस होती है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और पाँव अटक जाए तो आपके टखने पे चोट आ जाती है जो आपको 3 से 4 हफ्ते के लिए गेम से बाहर भी कर सकती है। इसी तरह नी इंजरीज हैं, ACL की इंजरीज एक लिगामेंट है जिसने स्टेबलाइज करना है जॉइंट को, वो टूटता है अमूमन। स्क्वॉश के प्लेयर्स बहुत सारे आते हैं हमारे पास। इसी तरह हॉकी के प्लेयर्स के अलावा जो रेसलर्स हैं या कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स के हैं, इनके होते हैं तो फिर इनकी कई दफ़ा रिपेयर करनी पड़ती है। और इस इंजरी की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनका करियर ख़त्म हुआ। मिसाल है आपके पास जानशेर खान, बिल्कुल सही कहा आपने। जानशेर खान ने सर्जरी भी करवाई, ACL रिपेयर भी हुआ, लेकिन रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं हो सकी या ड्यू टू सम रीजन वो दोबारा नहीं खेल सके उस तरह। सर मुझे ये बताइएगा, क्रिकेट चूंकि बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो वो क्रिकेटर्स जो कि हम देखते हैं अक्सर वीकेंड्स प्लान करके अपने घर के बाहर ग्राउंड्स में क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्यूरिंग क्रिकेट अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस पर फर्स्ट रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए। देखें अगेन वही रूल है, अगर आपको ब्लंट ट्रॉमा, कोई भी किसी बॉल लग गई आपको और आपका कट इंजरी नहीं आई, आपका पाँव मुड़ गया, बॉल कराते हुए आपकी शोल्डर की प्रॉब्लम आ गई, आपके इंस्ट्रक्ट करके, तो अगेन फार्मूला वही है, अगर आपने रेस्ट देना है, आइसिंग करनी, कंप्रेशन, एलिवेशन है, फिर प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस होती है। आप तशखीस नहीं करते, स्वाय जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं उनके अलावा या इंटरनेशनल लेवल के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, मेरा ख्याल है हॉकी में होंगे या स्क्वॉश में, इसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि बाकी जितने भी हमारे नीचे जो स्पोर्ट्स चल रही है उनको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को तरजीह दी जाती है। तो वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस, यहाँ पे तशखीस नहीं होती। मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो जराहों के पास जाते हैं, बिल्कुल आपने सही वो सियानों के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी जो इंजरी है उसको और ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल, और उसके नुकसानात भी हम देखते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।